हाँ तो बच्चों, आज आप थर्ड क्लास के हिंदी बुक का फर्स्ट चैप्टर के बारे में समझेंगे। पाठ का नाम ऊंचा हिमालय। अरे हिमालय ऊंचा उठ कर तू जग को ललकार जरा, भारत जग सिर मोर बनेगा, कर इसका प्रचार जरा। तो अब हम इस पंक्ति की भावार्थ को समझेंगे। ये हिमालय से कवि का कहना है कि हिमालय ऊंचा उठकर और तू जग को, पूरे संसार को प्रतिभावनाओं से भावुक करके और ललकारो, भारत पूरे संसार भर में सिरमौर बनेगा, यानी अपना देश जो भारत है, अपना मुल्क राष्ट्र भारत सिरमौर बनेगा, यानी मुकुट बनेगा पूरे संसार का, कर इसका प्रचार जरा, यानी हिमालय जो है, हिमालय से कवि का कहना है कि इसका प्रचार कर। हिम से ढकी चोटियाँ तेरी, भारत का है मुकुट विशाल, जिनसे निकली नदियों का फैला है इस देश में जाल। कवि का कहना है कि हिम यानी बर्फ से ढकी चोटियाँ तेरी, बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियाँ हैं, बर्फ से घिरी हुई चोटियाँ हैं। भारत का है मुकुट विशाल, भारत का जो सिरमौर है, मुकुट यानी सिरमौर, जो विशाल यानी बहुत बड़ा है, जिनसे निकली नदियों का, यानी इनसे काफ़ी नदियाँ निकली हुई हैं, जो इस देश में एक जाल की तरह फैली हुई है। अब अगली पंक्ति की ओर चलते हैं, आपको सुनाते हैं। तेरे आंचल में बिकसे हैं तरुवर झुंड अनेक विशाल, जिनमें उपजी जड़ी बूटियाँ औषध जगत में करे कमाल। कवि का कहना है इस पंक्ति के भाव के द्वारा कि तेरे आंचल, आंचल मीन्स गोद, यानी तेरे गोद में बिकसे यानी खिले हुए हैं तरुवर झुंड, यानी पेड़ पौधे के अनेक झुंड जो काफ़ी बड़े और विशाल हैं, उनमें से उपजती बहुत सारी जड़ी और बूटियां हैं जो औषधि के रूप में काम आते हैं, और पूरे संसार भर में वो अपने काम को दिखा करके कमाल कर जाते हैं। अब नेक्स्ट पंक्ति की ओर चलते हैं, आपको स्वर की ओर। तेरी गोद में पलती है सुंदरता अनुपम बेजोड़, भव्य मनोरम छटा तुम्हारी, स्वर्ग से मानो लेती होड़। कवि को इस अंतिम पंक्ति के द्वारा कहने का अर्थ है कि हिमालय की गोद में पलती है सुंदरता अनुपम बेजोड़, यानी हिमालय की जो आंचल है, गोद है, उसमें अनेक प्रकार की सुंदरता अनुपम यानी मनोरम, बेजोड़ मतलब काफ़ी मात्राओं में होती है। भव्य मनोरम छटा तुम्हारी, भव्य मतलब विशाल हो गया आपको, और मनोरम मतलब मन को मोहने वाला जो होता है, यानी अति सुंदर इसको कह सकते हैं। और छटा यानी कि उसके अंग जैसा वह दिखता है, लगता है मानो स्वर्ग से उतर कर के स्वर्ग ही यहाँ पे हिमालय के बीच के गोद में सिधार गए हैं। इस पंक्ति के कवि के द्वारा कहने का अर्थ यही था। अब हम चलते हैं इसकी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, जैसा कि हम देखते हैं, शब्द ज्ञान की ओर चलते हैं। विशाल, इसका विशाल का अर्थ होता है बहुत बड़ा, तरुवर मतलब होता है पेड़ पौधे, अनुपम मीन्स अनोखा होता है, मनोरम मीन्स आकर्षक होता है, भव्य यानी बहुत बड़ा और बहुत विशाल उसे कह सकते हैं, बिकसे मतलब खिले हुए या खिलते हैं, हिम मतलब बर्फ होता है, सिरमौर मीन्स मुकुट, और जग मीन्स संसार। तो अब हम पाठ ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, और शिक्षक संकेत आप ऊपर में ध्यान देंगे, ऊपर में ध्यान देंगे, शिक्षक संकेत है यहाँ पे। ये संकेत करता है छात्रों से हिमालय पर्वत के विशेषता के बारे में चर्चा करें। तो
हिमालय पर्वत हमारे देश के उत्तर दिशा में है, जो काफ़ी विशाल यानी विशालतम आकृतियों के रूप धारण करके रखी हैं। और हिमालय हमारे देश के अनेक दुश्मनों के द्वारा रक्षा करने की योग्यता प्रदान कर रखी हैं। हिमालय की बहुत सारी अनेक चोटियां हैं, जो सबसे ऊपरी चोटी को सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है, जो नेपाल में पड़ जाती है। हिमालय के ऊपरी चोटी को माउंट एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे गंगा नदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी इत्यादि। ये सभी हिमालय से ही निकलने वाली नदियाँ हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं पाठ ज्ञान की ओर संकेत करेंगे। पाठ ज्ञान के मौखिक कुछ प्रश्न हैं जिसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताओ, यानी बच्चे से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है, कवि किसे ललकारने के लिए कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है, कवि किसे ललकारने के लिए कह रहा है, जिसे आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, जैसा कि दिखाया जा रहा है। कवि संसार को ललकारने के लिए कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर फिर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है, कौन भारत का सिरमौर बनेगा। तो उस आंसर की ओर चलते हैं, कौन भारत का सिरमौर बनेगा, जिसे आप देख सकते हैं। जो हिमालय है वो भारत का सिरमौर बनेगा। आपको हिमालय भारत का सिरमौर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हिमालय की चोटियों किससे ढकी हैं। तो आप आंसर की ओर आपको ले चलते हैं। हिमालय की चोटियां जो है वो हिम से ढकी हैं। आप हिम यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर में हिम से ढकी हैं। तो हिम मीन्स बर्फ़ होता है, इसे भी आप अपने माइंड में सेट करके रखेंगे। अब चलते हैं लिखित प्रश्न की ओर। लिखित प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखित प्रश्न आपको फर्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, यानी भारत जग का क्या बनेगा। इसको उत्तर की ओर ले चलते हैं। आपको भारत जग का क्या बनेगा। भारत जग का सिरमौर बनेगा। भारत जग का सिरमौर बनेगा। आपको याद होगा, भारत जग का सिरमौर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमालय की सुंदरता कैसी है। हिमालय की सुंदरता कैसी है। हिमालय की सुंदरता अनुपम और बेजोड़ है। हिमालय की सुंदरता अनुपम और बेजोड़ है। इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। हिमालय की सुंदरता अनुपम और बेजोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हिमालय के आंचल में क्या विकसित हो रहे हैं। हिमालय के आंचल में पेड़ पौधे और उनके जड़ी बूटियां जो औषधि के रूप में काम आते हैं वो विकसित हो रहे हैं। पेड़ पौधे जड़ी बूटियां विकसित हो रहे हैं। ये आपको थर्ड क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज आगे की ओर है, कविता की पंक्तियां पूरी करो। यानी अब हमें बता रहा है कि कविता की पंक्तियां को पूरी करना है। इससे जाहिर होती है कि कविता आपको कितने तक जेहन में बैठ गया है। तो इस कविता में है, अरे हिमालय ऊंचा उठ कर तू जग को ललकार जरा, भारत जग सिरमौर बनेगा, कर इसका प्रचार जरा। इस प्रकार से यह पंक्ति को पूर्ण कर लिया गया। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। घ सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। यानी जो इसमें सही उत्तर है उनके सामने सही का निशान लगाना है। तो भारत में किसका जाल फैला हुआ है। तो भारत में आपको कवि के अनुसार कहना था कि नदियों का जाल फैला हुआ है। तो आपको नदियों इसमें दिख रहा है, इसलिए नदियों ये आपके परफेक्ट आंसर हैं। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसकी सुंदरता अनुपम है। तो हिमालय की सुंदरता जो है अनुपम है। तो आप हिमालय की यहाँ पे टिक आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
जिसे हम लोग भाषा ज्ञान कहते हैं, भाषा कौशल भी कहते हैं इसे हम लोग। तो बोल रहा है शब्दों को छांट कर लिखो। इसमें देखिए कुछ शब्द यहाँ पे कोष्ठक में दिए हुए हैं, जिसे हम लोग मंजूषा के भी नाम से जानते हैं। फर्स्ट में है दिया हुआ अनुस्वार। अनुस्वार सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अनुस्वार कहते किसे हैं। तो किसी भी हिंदी के वर्ण के ऊपर में एक बिंदु होता है, जिसे हम लोग अनुस्वार के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको अनुस्वार वाले जो भी शब्द दिख रहे हैं, मैं इसे टिक कर रहा हूँ। ये आपको सुंदर, जैसा कि हम लोग सुंदर में देखते हैं दंती स ह्रस्वकार अनुस्वार द और अ, इसे सुंदर पढ़ा जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक अंतर है अ अनुस्वार त और अ अंतर, इसे पढ़ा जाता है। तो अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका अनुनासिक है। अनुनासिक यहाँ पे आपको दिख रही है। अनुनासिक का मतलब होता है किसी भी शब्द को उच्चारण करने के लिए नाक के द्वारा आवाज़ों को निकालना, उसे अनुनासिक कहा जाता है। जिसके ऊपर में एक चंद्र और उसके बीच में एक बिंदु होता है, जिसे हम लोग अनुनासिक कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें अनुनासिक दिख रहा है। जैसे यहाँ पे ऊंचा, जैसे दीर्घऊ और ऊपर में अनुनासिक के द्वारा लगा हुआ चंद्र और बिंदु च आकार ऊंचा, इसे पढ़ा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आंचल है, आ और चंद्र और बिंदु ऊपर हो गया और च और ल, तो आंचल। इसमें फर्स्ट में एक में यहाँ ऊंचा और सेकंड में यहाँ पे आंचल को आप पुट कर सकते हैं। थर्ड की ओर आपको हम संकेत करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यह है विसर्ग। विसर्ग का मतलब होता है आवाज़ निकलने वाले के अंत में ह का उच्चारण। आपको विसर्ग से समझ में आ रहा होगा। जैसा कि हम लोग बोलते हैं विसर्ग, तो ये ह का उच्चारण करता है अंततः। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जिस वर्ण के अंत में दाहिने साइड के अंत में दो बिंदु छोटे छोटे कलाओं में लिखी हुई होती है, जिसे हम लोग विसर्ग के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपको विसर्ग जो है यहाँ पे नमः, जो आप यहाँ फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, और एक है अतः, यहाँ पे जो आप सेकंड में पुट कर सकते हैं। इस प्रकार से क का आंसर आपको कंप्लीट हुई। अब चलते हैं ख की ओर। निम्न मात्राओं को लगाकर दो दो शब्द बनाओ। मात्रा कई सारे होते हैं, जैसे ह्रस्वीकार, दीर्घकार, आकार, एकार, ओकार, अनुस्वार, ये सभी मात्राएं ही कहलाती हैं। इस प्रकार से ये सभी मात्राएं हैं। अब हम लोग मात्राओं में देखते हैं इसे ह्रस्वीकार। तो वैसे तो मात्रा में सबसे पहले आकार आता है, उसके बाद आती है ह्रस्वीकार, उसके बाद दीर्घकार। तो ह्रस्वीकार का मतलब होता है किसी भी शब्द को थोड़ी सी उच्चारण के स्थान को धीरे से कहकर पार हो जाना ह्रस्वीकार कहलाता है। और तो ह्रस्वीकार की ओर यहाँ पे दो हम चलते हैं। तो ह्रस्वीकार में एक आप लिख सकते हैं यहाँ पे किसान, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे किसान, इसमें आप लिख सकते हैं फर्स्ट वाले में। अब सेकंड वाले में चल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना। ये सभी ह्रस्व वाले हैं। अब उसी के अनुसार फिर चलेंगे हम यहाँ पे सेकंड वाले में चलेंगे। फिर सेकंड वाले में चलते हैं, तो ये दीर्घकार का है। दीर्घकार में थोड़ी सी शब्दों के बीच रुकावट अधिक हो जाती है, जिसे हम लोग दीर्घकार कहते हैं। तो दीर्घकार में हम लोगों को सीधा सा दिख रहा है, जैसे हम लोग कहते हैं मीठा, यहाँ पे लिख सकते हैं मीठा, या फर्स्ट वाले में लिख सकते हैं ये दीर्घकार मीठा हो गया। सेकंड वाले में आप छोटी सी शब्द को लिख सकते हैं ठीक। ठीक मतलब होता है अच्छा। इस प्रकार से अब हम इसके बाद चलते हैं फिर थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड में इसमें है अय, जैसा कि आप देख रहे हैं मात्रा इसमें है अय। तो अय से देखिए होता है ऐनक, यहाँ पे लिख सकते हैं आप ऐनक, ऐनक। सेकंड में आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। निम्न मात्राओं को लगाकर दो दो शब्द बनाएं। यहाँ पे आप थर्ड की ओर चलते हैं, एकार वाले पे चलते हैं। एकार वाले में आप लिख सकते हैं मेला, छोटे से एक शब्द है, दो वर्णों के मेल से बन गया ये। उसके बाद ठेला, ये दो वर्णों के मेल से बने हुए हैं शब्द।
अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आपको अयकार वाले शब्द हैं, अयकार देखते हैं। अय से ऐनक भी हो जाता है जैसे, लेकिन वो यहाँ पे दिया हुआ है डबल, तो अय से थैला आप लिख सकते हैं, थैला। सेकेंड वाले में लिख सकते हैं बैल, एक छोटे से दो वर्णों के मेल से बना दिया गया बैल। अब इस प्रकार से ख का क्वेश्चन कंप्लीट हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग को ध्यान देंगे। ग में हम ध्यान देते हैं सभी नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा यहाँ पे थोड़ी सी हम विस्तार में समझेंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में आप एक पुस्तक को कहेंगे, वो भी कोई ना कोई चीज़ है, वो भी एक संज्ञा है। पानी पीते हैं, वो भी एक संज्ञा है। कोई जानवर है, वो भी एक संज्ञा है। तो इस प्रकार से दुनिया में तमाम चीज़ें संज्ञा है, चाहे वह कोई भी संज्ञा हो। तो इस प्रकार से दो दो नाम हम लिखेंगे, देखेंगे। देश, तो देश का हमें नाम लिखने की ज़रूरत है, दो नाम। देश में ध्यान देते हैं यहाँ पे, देश। देश, देश, देश का मतलब हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्री इंग्लिश में। तो देश को हम लोग कह सकते हैं दो शब्द में, तो एक मुल्क को कह सकते हैं, दो लिखना है तो मुल्क लिख सकते हैं हम, मुल्क, मुल्क लिख सकते हैं। मुल्क लिख सकते हैं, मुल्क। और सेकेंड में हम लोग लिख सकते हैं राष्ट्र, राष्ट्र। अगर और भी जानकारी चाहिए तो आप प्रांत भी कह सकते हैं, उसके प्रदेश भी आप कह सकते हैं। अब चलते हैं इसको सेकंड की ओर। नदी है, नदी को हम लोग सरिता के नाम से भी जानते हैं, सरिता। सरिता मीन्स नदी होता है, तरनी मीन्स भी नदी होती है। और भी अगर देखा जाए तो लहरी भी होती है, सरी भी होती है, लेकिन यहाँ पे दो ही लिखने को कहा जा रहा था। तो अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे पर्वत, पर्वत को हम यहाँ पे कह सकते हैं शिखर। तालाबे स, ह्रस्वीकार ख और र, शिखर। अब सेकंड में हम लोग कह सकते हैं पहाड़ भी कह सकते हैं, प ह आकार और पहाड़ भी कह सकते हैं। और अधिक जानना है तो इसे अचल भी कह सकते हैं, नग भी कह सकते हैं, गिरी भी कह सकते हैं। बहुत सारे पर्वत के नाम हैं। तो इस प्रकार अब आगे की ओर बढ़ते हैं, भाव ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। अपने देश के अलग अलग प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषाओं को जानें। तो हम अपने देश में बोले जाने वाली अलग अलग प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में समझते हैं। तो पंजाब में जो बोली जाती है, भाषा बोली जाती है, उसे हम लोग पंजाबी कहते हैं। जो बंगाल में भाषा बोली जाती है उसे हम लोग बंगाली कहते हैं। जो तमिलनाडु में भाषा बोली जाती है उसे हम लोग तमिल कहते हैं। और जो गुजरात में हमारी भाषा बोली जाती है जिसे हम लोग गुजराती के नाम से समझते हैं। और जो महाराष्ट्र में भाषा बोली जाती है उसे मराठी के नाम से समझते हैं। और जो केरल में भाषा बोली जाती है उसे मलयालम के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से अब हम ख की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम ख की ओर बढ़ते हैं। तो ख में दिखाई यहाँ पे दे रहा होगा, आपको दिया जा रहा है कि कविता को सुंदर अक्षर में चार्ट पेपर पर सजाकर लिखो। यानी जो ऊंचा हिमालय कविता था, इसको आप अपने स्क्रैप बुक पर या स्क्रैप कॉपी पर, जिसे हम लोग समझ सकते हैं, या चार्ट पेपर पर सजा करके सुंदर अक्षरों में, या जिसे हम लोग लेख बोलते हैं, इस प्रकार से सुंदर लेखन, उस प्रकार से सुंदर लेखन को अपने चार्ट पेपर पर सजाकर लिखना है, लिख सकते हैं। और उसी को फिर हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चित्र को सुंदर रंगों से सजाओ। यानी जो हमारे ऊंचे हिमालय में जो तस्वीरें दिखाई गई हैं कवि के द्वारा, उस चित्र को अच्छी तरह से रंग बिरंगे को सजा करके, पर्वत, नदियाँ, दो बच्चे हैं, फूल हैं, पौधे हैं, जड़ी बूटियाँ, औषधि बनाने वाले कुछ चीज़ें हैं, इसे हम लोग दर्शा सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे दिख रहा था, इसमें कुछ पर्वत हैं, पर्वत की ऊपरी सबसे चोटी है, ये भी सबसे ऊपरी चोटी है। यहाँ से कुछ पर्वत के निकलने वाली नदियाँ होती हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे इस प्रकार से इस कविता को गा कर सुना रहे हैं। कुछ जड़ें हैं,
कुछ औषधि उपजने वाले पौधे हैं, इस जड़ी बूटियों को लाया जाता है। इस प्रकार से इसे सजा करके और एक सुंदर मनोहर चित्र को प्रदर्शित करना है। इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त हुआ।